गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हम अपना पीवाईक्यूज का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। जो हमारा अभी रीनेट का एग्जाम हुआ था 2024 में, जून वाला, उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी हमने दिसंबर 2023 का जो एग्जाम था डिस्कस किया था, जहाँ मैंने बताया था कि रीसेंट ईयर जो हमारे ईयर है वहां पर किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन 70 से 80 डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे नोट से ही आ रहे हैं। तो अगर आपने हमारे नोट्स ध्यान से पढ़े हैं, ध्यान से समझा है, लेक्चर्स को ध्यान से देखा है 1 से 2 बार, तो आपके 70 से 80 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, आपके ठीक होने वाले हैं। ठीक है। और 10 क्वेश्चन तो कॉम्प्रीहेंशन से ही होते हैं, तो 20 नंबर वहां से फ्री फंड के होते हैं, क्योंकि बहुत ईजी कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है पिछले 2-2.5 साल से। उससे पहले थोड़ा मुश्किल आता था, बट अब तो 2-2.5 साल से बहुत इजी कॉम्प्रीहेंशन आता है। ठीक है। तो 20 नंबर वहां से फ्री फंड के हो जाते हैं, और 70 से 80 क्वेश्चन हमारे नोट से ही आ रही हैं। कुछ 5-10 क्वेश्चन है जो ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन हैं, जो अगर आप वो ध्यान से नहीं पढ़ पाए हैं तो वो आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन 70 से 80 क्वेश्चन तो अगर अपने ध्यान से पढ़े हैं ना नोट्स, तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है। भले ही 1-2 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो ट्रिकी बना कर दे रखे हैं, बट बाहर से बिल्कुल नहीं आ रहा है कुछ भी। तो आपको ये जरूर इंश्योर करना है कि आप अपने नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। और अभी भी अगर किसी भी स्टूडेंट के पास किसी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं है, तो प्लीज हमारे नोट्स जरूर परचेज करें। और इसके लिए आपको ईमेल करना होगा। ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर पिन कमेंट से आपको पता चल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और जो नोट्स की फीस है वो भी आपको पिन कमेंट पर पता चल जाएगी। उसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, फैमिली लॉ और आईटी एक्ट के मॉक टेस्ट भी परचेज करने हैं, तो वो भी हमें ईमेल जरूर करें। इन मॉक टेस्ट की फीस भी आपको पिन कमेंट से पता चल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मॉक टेस्ट। जैसे आपको नोट्स पसंद आए हैं, उसी तरह ये मॉक टेस्ट भी आपको पसंद आएंगे, जहां से आपको पता चलेगा कि आने इतनी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि हमारे मॉक टेस्ट से कम 10-20 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। तो इस तरीके के एडवांस लेवल के ट्रिकी क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं, ताकि आपका माइंडसेट भी एक तरीके से उसी तरह का हो जाए, ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करें, क्योंकि 5-6 दिन बाद हमारा एग्जाम है। 15 जनवरी को सुबह की शिफ्ट में है, 9 से 12। तो जैसे ही एडमिट कार्ड इशू होंगे 2-3 दिन पहले, तो सारे बच्चे अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना। सिटी इंटीमेशन भी 1-2 दिन में आ जाएगा, तो सारे बच्चे अपना सिटी इंटीमेशन देख लेना। अगर किसी का दूर सेंटर आता है, तो मैं पहले ही यही बोलूंगी कि आप पहले वाले दिन जाए, क्योंकि मॉर्निंग का पेपर है। तो पहले वाले दिन जाना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सर्दी का टाइम है, पता नहीं कहाँ ट्रैफिक हो, क्या सिस्टम हो, बस वगैरह मिले ना मिले। ठीक है। तो कोशिश करना अपना ट्रांसपोर्ट लेकर जाओ, और अगर अपना अवेलेबल ना, तो पहले वाले दिन बस में चले जाओ। ठीक है। ये आप जरूर करना। अपने घर से अपने मम्मी पापा किसी को ले जाओ, या फिर भाई को ले जाओ, किसी अपने फ्रेंड को ले जाओ। ठीक है। अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जाओ अगर लड़कियां हैं तो। ठीक है। सेफ जाना, सारे बच्चे अपना ध्यान से एग्जाम करना, पॉजिटिव रहो। इतना मैं बोल रही हूँ कि 70 से 80 क्वेश्चन हमारे नोट से ही आने वाले हैं। इससे ज्यादा तो आई डोंट थिंक आपको कहीं इतनी लिबर्टी मिलने वाली है कि इतने क्वेश्चन आपको पहले से पता हो कि कहाँ से आने वाले हैं। ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब दम आप में होना चाहिए कि आप वो चीज पढ़ सकते हो और वो चीज कवर कर सकते हो। ठीक है। इससे ज्यादा लिबर्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है इसको शुरू करते हैं, जहां हम अपना रीनेट 2024 उसका पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन की आईडी है 3261। ठीक है। इस क्वेश्चन की आईडी है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, कंपनी लॉ से दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में बी पेड रिम्यूनरेशन बाय वे ऑफ। ठीक है। आई डोंट थिंक सो हमने ये रिम्यूनरेशन कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिम्यूनरेशन कैसे मिलता है वो हमने किया है। तो मैं आपको इसको पहले बता देती हूँ कि क्या है इसके बारे में। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कई तरीके से रिम्यूनरेशन मिलता है। ठीक है। जिसके बारे में सेक्शन 197 क्लोज 5 ऑफ द कंपनी एक्ट बात करता है।
ये एक सेक्शन कहता है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको सिटिंग फीस मिलती है। सिटिंग फीस मतलब कि जब भी मान लो कोई भी बोर्ड मीटिंग्स हो रही है, जो कमिटी की कोई मीटिंग्स है, तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां आता है तो उसको रिम्यूनरेशन रिसीव होता है, ठीक है, उसको वहां की सिटिंग फीस मिलती है। ठीक है, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है उसको प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन मिलता है, कि मतलब कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें से उसको कुछ भी कुछ परसेंटेज का कमीशन दिया जाता है। तो ये दूसरा तरीका ये है उसको रिम्यूनरेशन पे करने का। तीसरा तरीका है रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस का, मतलब कि जितनी भी मीटिंग अटेंड करते टाइम उसके एक्सपेंसेस होंगे उनका रीएम्बर्समेंट जो है उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मिलता है। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखना कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको स्टॉक ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। ये हमारा जो 149 है सेक्शन, उसका क्लोज 9 कहता है ऑफ द कंपनी एक्ट। ये आप ध्यान रखना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्टॉक ऑप्शंस कभी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड की कैसे उसको रिम्यूनरेशन मिलते हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको इसके नोट्स बनवा देती हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जो जो चीजें हमारे नोट्स में कवर नहीं है वो मैं यहाँ कवर कर रही हूँ। जैसे क्वेश्चन एक दो आए हुए हैं बाहर, हमारे जो चीजें हमने कवर नहीं की है हमारे नोट्स में, तो ये लेक्चर्स आपको ध्यान से देखने जरूरी है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि 1 से 2 बार जरूर इन लेक्चर्स को देखना, ताकि जो तरीके, टिप्स और ट्रिक्स मैंने एग्जाम को सोल्व करने की आपको बताई है, कुछ क्वेश्चन जो हमारे नोट से बाहर हैं वो नोट्स में साथ में बनवा रही हूँ, तो ये बहुत फायदा होने वाला है। एंड रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके मैं बता रही हूँ। कंपनी लॉ से हमारा पहला क्वेश्चन है। कंपनी लॉ का क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स may be paid remuneration in following way। इसके बारे में बात करता है हमारा सेक्शन 197 का क्लोज 5। तो पहला तरीका मैंने बताया, सिटिंग फीस मिलती है उसको। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मैं आईडी से इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, बार बार नहीं लिख पाऊंगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन लिखेगा बार बार। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में रिसीव, अपनी शॉर्ट फॉर्म जिंदाबाद, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में रिसीव फीस फॉर अटेंडिंग meetings of the board or its committees। ठीक है, तो पहला तरीका ये है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या तरीका है भाई? दूसरा तरीका है प्रॉफिट रिलेटेड कमीशंस। So independent directors may receive a commission based on a percentage of the company's net profits। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, दैट इज रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस।
तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में रिसीव रीएम्बर्समेंट for expenses incurred while participating in meetings. ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कैसे उसको रिएम्बर्समेंट मिलते हैं। एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू स्टॉक ऑप्शंस। और ये कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 149 का क्लोज 9। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 149। कई बार क्वेश्चन देखा है मैंने एग्जाम में इस सेक्शन से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सेक्शन आप हो सके तो कंपनी एक्ट से थोड़ा पढ़ लेना। इसके आई थिंक काफी सारे क्लोजेज है। 10वां क्लोजेज भी आई थिंक एक बार पूछा हुआ है, तो आप देख लेना ये। ठीक है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिम्यूनरेशन पे किया जाता है किस तरीके से। पहला सिटिंग फीस, हमने देखा ये ऑप्शन ठीक है। स्टॉक ऑप्शन से तो पे ही नहीं होता है, तो बी ऑप्शन तो कट गया, जहां बी है वो काट दो। दूसरा ऑप्शन कट गया और चौथा ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन हमने देखा उसको मिलता है जो बोर्ड मेंबर्स द्वारा अप्रूव होता है, ये हम कर चुके हैं। शेयर इन फिक्स्ड एसेट ऑफ कंपनी, तो ये नहीं होता है, तो अगेन ये ऑप्शन कट गया। तो डी वाला थर्ड ऑप्शन भी कट जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो ऐसे आपको चीजें बहुत एलिमिनेशन मेथड से क्लियर हो जाती है कि कौन सा ऑप्शन आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 70 to 80% क्वेश्चन सोल्व हो जाता है ऐसे। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 3239। क्वेश्चन बात करता है, अरेंज द फॉलोइंग एज पर द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का क्वेश्चन है, और कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में भी टॉपिक है हमारा अमेंडमेंट का। जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंट्रीज में कैसे कैसे होते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो पूछ रहे हैं यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर है, और ये सारे स्टेप मैंने आपको वहां पर लाइन वाइज लिखवाए हैं, डिटेल में समझाया था कि किस तरह से ये प्रोसीजर चलता है। जहां पहला स्टेप मैंने बताया था कि जो प्रपोजल है वो कांग्रेस द्वारा दिया जाता है, फिर प्रपोजल के बाद जो गवर्नर है स्टेट का, उसको क्या करता है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास सबमिट करता है ताकि वो कंसिडर करे कि इसको पास किया जाना चाहिए या नहीं। तीसरा स्टेप मैंने बताया था कि वो जो स्टेट है फिर उसको रेटिफाई करते हैं। चौथा स्टेप मैंने बताया था कि जो गवर्नर है फिर जो स्टेट ने डिसीजन लिया है उसको कांग्रेस को आगे बताता है कि मतलब रिप्रेजेंट करता है कांग्रेस में। कांग्रेस वहां का एक हाउस है पार्लियामेंट का। ठीक है, उसके बाद जो मैंने बताया था कि जो रेटिफिकेशन है वो 2/3 से मिलता है। तो इस तरह से पूरा प्रोसीजर मैंने 5-6 स्टेप है इसके, वो सारे डिटेल में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला तो प्रपोजल बाय कांग्रेस और कन्वेंशन ऑफ स्टेट्स, तो ये तो पहला ही आएगा। दूसरा दे रखा गवर्नर ऑफ स्टेट, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उसको सबमिट करता स्टेट लेजिस्लेचर को, ये भी दूसरा ही आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरा रेटिफिकेशन होता है बाय स्टेट, ये सी पे आएगा। गवर्नर फिर कांग्रेस को स्टेट का डिसीजन बताता है, ये डी, ये तो ABCDE ऐसे ही आएगा, ये सही इसका ऑर्डर है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये दे रखा है ABCD, पहला ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें भी पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जाकर आपने अभी तक कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में जो अमेंडमेंट वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो टॉपिक है अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो टॉपिक जरूर देखना, वहां मैंने ये सारे स्टेप्स आपको डिटेल में समझाए हैं। ठीक है, और लिखवाए भी है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। डायरेक्ट अगेन क्वेश्चन है हमारे नोट से। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जिसकी आईडी है हमारी 3268।
तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। आईटी एक्ट से क्वेश्चन है। मैंने अभी 4 तारीख को खत्म किया आईटी एक्ट, जहां मैंने आपको बताया था कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के फंक्शंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, सेक्शन 18 ऑफ द आईटी एक्ट मैंने आपको करवाया है, बहुत डिटेल में समझाया सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। तो अगर किसी ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर पहले वो लेक्चर जरूर देखना। तो देखते हैं क्या क्या फंक्शंस दिए गए हैं और फिर उनको चूज करते हैं कि कौन सा कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का फंक्शन है। पहला ऑप्शन दिया गया एक्सरसाइजिंग सुपरविजन ओवर द एक्टिविटीज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, ये बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि जो कंट्रोलर है उसका काम है कि वो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की जो भी एक्टिविटीज है उनको सुपरवाइज करे, ये उसका पहला फंक्शन था। दूसरा, ये पहला ही फंक्शन है उसके अंदर। दूसरा फंक्शन था सर्टिफाइंग पब्लिक कीज, ये भी करेक्ट ऑप्शन है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की जो भी पब्लिक कीज है उनको सर्टिफाई करना किसका काम है, कंट्रोलर का काम है। ठीक है, ये भी सेम है। लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है उसको क्या क्या काम करना है ये भी कौन बताएगा, कंट्रोलर बताएगा, ये वो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेगा। थर्ड ऑप्शन भी ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है समन एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी सब्सक्राइबर एंड एग्जामिनिंग हिम इन ओथ, नहीं ये फंक्शन नहीं है, ये पावर हो सकती है पर फंक्शन नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन जहां जहां है वो कट जाएगा। बी सी डी ई ये कट गया, ए बी सी इसमें नहीं है, ए बी सी डी इसमें से कट गया, ए बी सी यहाँ नहीं है। ई देखते हैं हमारा आंसर है या नहीं। तो फैसिलिटेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तो ये भी इसका फंक्शन है। मैंने बताया था कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी दूसरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के साथ मिलकर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एस्टैब्लिश करेगी, ये उसका फंक्शन है। ठीक है, तो हमारा आंसर होना चाहिए ए बी सी ई। तो यहाँ हमारा फोर्थ आंसर होगा, ना कि सेकंड होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितना डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे नोट से आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हैं कि कितनी चीजें डायरेक्ट हमारे नोट से आ रही है। तो अब आप नोट्स को और सीरियसली लेकर पढ़ोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन, जिसकी आईडी है 3280। तो क्या है मैच ऑफ द फॉलोइंग? तो एक तरफ केसेस दे रखे हैं, एक तरफ दे रखा है कि उन केसेस में क्या क्या डिस्कस किया गया है। तो देखते हैं, पहला है एनजी दस्ताने वर्सेस दस्ताने का केस 1975 का, तो क्रुएलिटी का केस है, हम पहले ही कर चुके हैं। तो दस्ताने क्रुएलिटी, तो ए का फोर्थ होना चाहिए भाई, क्रुएलिटी का ऑप्शन ए का फोर्थ। देखते हैं ए का फोर्थ कहाँ कहाँ है। थर्ड ऑप्शन में नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में नहीं है, पहले दो ऑप्शन में ए का फोर्थ है। उसके बाद कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन लज्जा देवी वर्सेस स्टेट का केस है। लज्जा देवी वाले केस में ये बोला गया था कि जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो हर पर्सनल लॉ के पर मतलब उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, वो अप्लाई होगा, ना कि कोई पर्सनल लॉ अप्लाई होगा। ये इस केस के अंदर बोला गया था। देखते हैं इसका ऑप्शन कहाँ दिया गया है। डिजर्शन ऑन ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, बी का सेकंड होना चाहिए। तो जहां बी का सेकंड दिया गया है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। पहले में बी का थर्ड दिया तो ये हमारा नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपको मैंने डिटेल में चीजें बताई हैं, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो चीजें कितनी क्लियर हैं, तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे। जैसे यहाँ पे एक और दे रखा है, ये देखो, अगर बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती का केस देखोगे तो मैंने जो डिजर्शन हमारा ग्राउंड था उसके लिए बताया हुआ है, ये केस है विपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती का केस 1957 का। तो डी का फर्स्ट होना चाहिए, तो यहाँ डी का फर्स्ट है। तो यहाँ से आपके भाई 80 to 90 क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये एक दो तरीके आते हैं कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करने चाहिए तो आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बस सारी चीजें आनी ही आनी है। कुछ चीजें नहीं भी पता है तो एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन सोल्व हो गया हो और आपको समझ में भी आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसकी आईडी है 3201। क्वेश्चन है हमारा विच अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन कंपैरेटिव पब्लिक लॉ से क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अमेंडमेंट है जो इंपॉर्टेंट एंड डिफाइनिंग द पावर्स रिजर्व्ड टू द स्टेट्स। ये बहुत इजी है, मैंने बताया 5th अमेंडमेंट है, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, 5th अमेंडमेंट इसका आंसर होगा।
कहाँ है फिफ्थ अमेंडमेंट? फर्स्ट, नाइन्थ, फिफ्थ, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में फिफ्थ अमेंडमेंट को मैंने कितना डिटेल में डिस्कस किया है, यूएस के जो भी पॉइंट्स थे हमारे, तो पावर्स वाला जो लेक्चर है वो ज़रूर देखना आप वहाँ पे, ठीक है। जो मेरे ख्याल से फेडरल रिलेटेड कोई टॉपिक है आप वो ज़रूर देखना, ठीक है। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे नोट्स से। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। सॉरी ये नहीं, ये हमारा ऑप्शन होगा। विच अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन is important in defining the powers reserved to the states? तो ये 10th अमेंडमेंट है भाई, इसका फिफ्थ नहीं है, 10th अमेंडमेंट है या फिफ्थ अमेंडमेंट है। एक सेकेंड मुझे चेक करने दो। इसका क्वेश्चन है 3201। लेट मी चेक। तीन 3201 थर्ड आंसर इसका 10th अमेंडमेंट आएगा, ना कि फिफ्थ अमेंडमेंट। 10th अमेंडमेंट, फिफ्थ अमेंडमेंट अलग है हमारा, 10th अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो आई होप आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जिसकी आईडी है 3221। तो क्वेश्चन है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट से। तो ये कहता है हिंदू मैरिज ऑफ अ हिंदू मैन विद बायोलॉजिकल सिस्टर ऑफ हिज अडॉप्टेड सिस्टर। हाँ क्या है? मैरिज ऑफ अ हिंदू मैन विद बायोलॉजिकल सिस्टर ऑफ हिज अडॉप्टेड सिस्टर। अच्छा ये मान लो ए है, ठीक है, हिंदू मैन है, इसकी एक बी अडॉप्टेड सिस्टर है, ये इसकी अडॉप्टेड सिस्टर है। बी की जो बायोलॉजिकल सिस्टर है, अगर ए इससे शादी करता है तो ये शादी क्या होगी? ये पूछा है, वैलिड होगी, वॉइड होगी, वॉइडेबल होगी, इलीगल होगी। अब ये इसकी बहन है, ये इसके अडॉप्टेड सिस्टर है, इसके साथ तो इसका कोई रिलेशन नहीं है ना, तो इन दोनों की शादी तो हो सकती है ना। इस ए की बहन बी है, अडॉप्टेड सिस्टर है, लेकिन बी ए का सी से तो कोई रिलेशन नहीं है, ये तो इसकी बहन नहीं है, तो ये मैरिज वैलिड होनी चाहिए, है ना। तो इसका आंसर चेक करते हैं हम। 3221 इसका सेकंड आंसर वैलिड ही होगी इसकी, ठीक है। तो जो अडॉप्टेड सिस्टर की बायोलॉजिकल सिस्टर से शादी करना क्या है? वैलिड है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग जनरल एक्सेप्शंस इन द आईपीसी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द आईपीसी, ठीक है। जनरल एक्सेप्शंस के सेक्शंस दिए गए हैं और उनको बोल रहा है कि कौन सा सेक्शन पहले आता है, उसके हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन की आईडिया 3243, ये याद रखना। तो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड बाय द कंसेंट ऑफ गार्जियन। तो ये तो सेक्शन 89 है, कंसेंट वाले जो सेक्शन है। उसके बाद आता है हमारा एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। ये फिर वही कंसेंट वाला है, ये सेक्शन 92 है हमारा विदाउट कंसेंट का। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, ये सेक्शन 93 में दे रखे हैं। एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, थ्रेट और ड्यूरेस वाला दे रखा है सेक्शन 94 में, ठीक है। 95 में फिर हमारे स्लाइट हार्म आ जाता है वो। तो ए बी सी डी ये हमारा ऑप्शन है, ए बी सी डी, ए बी सी डी पहला ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से हमारी ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो आपको जनरल एक्सेप्शन के सेक्शंस भी याद होनी चाहिए। अब लॉ में आपको हर एक्ट के सेक्शंस को पता ही होने चाहिए भाई। आईपीसी तो ऑब्वियसली हमारा सबसे मेन सब्जेक्ट है लॉ के अंदर, तो इसके सेक्शंस तो पता ही होने चाहिए आपको। और मैंने आपको ये भी, जब हमने जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर शुरू किया था, मैंने आपको बताया था कि कौन से सेक्शन कहाँ आएंगे, ठीक है। तो वो एक्सक्यूजेबल वाले में आएंगे और जस्टिफिएबल वाले एक्ट के अंदर आएंगे, तो वो तो मैंने डिटेल में बताया ही हुआ है वहां से। तो ये क्वेश्चन और इजीली सोल्व हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट नोट से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है हमारा 3247 नंबर की आईडी का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी सेक्शन वाइज लगाना है, मोटर व्हीकल एक्ट से आए हुए हैं। पहला दे रखा है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ क्लेम ट्राइब्यूनल, अवॉर्ड ऑफ क्लेम।
रिमेंबर मैंने जब मोटर व्हीकल एक्ट करवाया था तो आपको बताया था कि एक क्वेश्चन जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में बार रिपीटेड होता है, हर बार रिपीटेड होता है, ये वही क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे पेपर उठा के तो रीनेट में भी आया हुआ है, दिसंबर 2023 में नहीं था ये, जून 2024 में भी है, उससे पहले भी आया हुआ है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मोटर व्हीकल एक्ट से जो आता है। तो इसमें अगर आप देखोगे जो प्रोसीजर एंड पावर ऑफ क्लेम ट्राइब्यूनल है, ये दिया गया है सेक्शन 169 में। उसके बाद जो हमारा अवार्ड ऑफ क्लेम ट्राइब्यूनल ये दिया गया सेक्शन 168 में। क्लेम ट्राइब्यूनल के बारे में बात करता है सेक्शन 165। एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन की बात करता है सेक्शन 166। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए CDBA। देखो ये कहां पर है, ये तो है ही नहीं, ए ऑप्शन है, यहाँ पे भी नहीं है, CDBA। तो थर्ड हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट की जो हमारी सीरीज है लेक्चर्स की, वहां जाकर देखोगे तो ये क्वेश्चन मैंने आपको वहां बताया हुआ है कि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम का। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारी चीजें तो हमें ये भी पता है कि क्या क्या रिपीट होकर आ रही है। ठीक है, तो आप जरूर जाकर हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के लेक्चर्स देखना, जहां आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, बिल्कुल रिपीटेड मैंने बताया है। ठीक है, मिलते बात करते हैं अगले सेक्शन की, जो बात कर रहा है, जिसकी आईडी है 32,227। क्वेश्चन है गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स ऑफ अ कंपनी शुड नॉट बी मोर देन। अच्छा, ये बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड कब कितने कितने गैप में होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 120 दिन का गैप होना चाहिए दो कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स के बीच में। 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होगा, तो इसका सेकंड आंसर होगा। एक चीज मैं आपको इसके साथ लिखवा देती हूँ ताकि आप भूलो नहीं। सो हम करें कंपनी लॉ का अगेन क्वेश्चन। जहां हम बात कर रहे हैं मीटिंग्स ऑफ बोर्ड की, जिसके बारे में सेक्शन 173 बात करता है। तो सेक्शन 173 क्या कहता है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो हमारी होगी तो ये कहता है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी ना, तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर पहली बोर्ड मीटिंग होल्ड करना जरूरी है। ठीक है, तो पहली बोर्ड मीटिंग कितने दिन के अंदर अंदर होगी, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर। ये पॉइंट एक ध्यान रखना, पहला पॉइंट तो ये है दैट एवरी कंपनी मस्ट होल्ड its first board meetings within 30 days of incorporation। ठीक है, दूसरा है हमारा, दूसरा पॉइंट लिखूं या सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग। सो हर कंपनी को ना 1 साल के अंदर अंदर 4 बोर्ड मीटिंग होल्ड करना जरूरी है। कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग तो उसको करनी ही करनी पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग का पॉइंट है उसके अंदर कि कंपनी को साल के में कितनी बोर्ड मीटिंग करनी होगी, तो उसको 4 बोर्ड मीटिंग कम से कम होल्ड करनी होगी। that every company must hold at least 4 board meetings every year। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है हमारा गैप बिटवीन मीटिंग्स। ठीक है, तो ये मैंने बताया 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स
should not be more than 120 days। ठीक है, लेकिन इस सेक्शन के ना दो एक्सेप्शंस भी है। क्या है वो दो एक्सेप्शंस? पहला तो ये है कि जो हमने डिस्कस किया था सेक्शन 8 की जो कंपनीज होती हैं, हमने हमारा जो यूजीसी नेट 2023 का क्वेश्चन किया था, वहां पर आया था एक क्वेश्चन कि जो सेक्शन 8 की कंपनीज होती हैं उनको क्या करना होता है कि अपनी जो पहली बोर्ड मीटिंग है वो कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर करनी होती है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा कि जो 1% कंपनीज होती है, ओपीसी होती है, हमारी स्मॉल कंपनीज होती है, डोरमेंट कंपनीज होती है, उनको उनकी तो जो 2 बोर्ड मीटिंग्स है ना उनके बीच का जो गैप है वो 90 दिन होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसका एक्सेप्शन है दो ही सेक्शन की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या है इसके एक्सेप्शन वो लिख लो साथ में ताकि आपको याद रहे। पहला तो है सेक्शन 8 की कंपनीज, तो फॉर सेक्शन 8 कंपनीज that have not defaulted on filing their financial statements or annual returns the board of directors must hold at least one meeting every 6 months। ठीक है, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा हमने बताया 1% कंपनीज के लिए, दैट फॉर 1% कंपनी यानी ओपीसीज, उसके अलावा स्मॉल कंपनीज एंड डोरमेंट कंपनीज इनके बीच में गैप कितना, इनकी मीटिंग्स का गैप होना चाहिए, द गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स should not be less than 90 days। ठीक है, आई होप आपको ये जो मीटिंग्स ऑफ बोर्ड का सेक्शन 173 है ये क्लियर हो गया होगा कि किसके बीच की मीटिंग्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए, कितने टाइम में कितनी मीटिंग होल्ड होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। तो ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आईडी है हमारी क्वेश्चन की वो है 3230। क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द ईपी एक्ट 1986, इन्वायरमेंट लॉ का क्वेश्चन है। ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी हैज पावर टू मेक रूल्स टू रेगुलेट इन्वायरमेंट पोल्यूशन को रेगुलेट करने की पावर किसके पास है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द ईपी एक्ट, ये पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कोई पावर स्टेट गवर्नमेंट को तो दी नहीं गई है हमारे पूरे के पूरे ईपी एक्ट के अंदर। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट का ये ऑप्शन निकल गया। ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में सेक्शन 6 बात नहीं करता है, ना ही एनजीटी के बारे में हमारे ईपी एक्ट में बात की गई है। तो हमारा ऑप्शन बचता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है सेक्शन 6 के अंदर कि वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बना सकती है।
क्या क्या मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की, जो एयर हमारा, वाटर है, सोयल है, इनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे होनी चाहिए, इससे रिलेटेड रूल्स बना सकती है। पोल्यूशन की लिमिट डिसाइड कर सकती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कि वो कितना लिमिट तक पोल्यूशन अलाउड है, जिसके अंदर नॉइज पोल्यूशन भी इंक्लूड किया जा सकता है। उसके अलावा हजार्डियस सब्सटेंसेस को कैसे हैंडल करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना, उससे रिलेटेड रूल्स बना सकती है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल लोकेशन से रिलेटेड की कोई भी इंडस्ट्रीज किस जगह पर लोकेट होनी चाहिए, उससे रिलेटेड रूल्स बना सकती है कि रेजिडेंशियल एरिया के आसपास कोई नॉइज पोल्यूशन वाली इंडस्ट्री लोकेट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक्सीडेंट प्रिवेंशन से रिलेटेड रूल्स बना सकती है। तो इस तरीके के कई रूल्स बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 6 ऑफ द ईपी एक्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 3213। क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द एक्सेप्शन टू सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी। पहले तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन 375 का जो एक्सेप्शन 2 है वो किस बारे में बात करता है। ये बात करता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, अगर उसकी वाइफ 15 साल से ऊपर की है, ठीक है, और हस्बैंड उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप में नहीं माना जाएगा। तो ये हमारा एक्सेप्शन 2 था जिसको चैलेंज किया गया था। ये कहता है वॉयलेटिव ऑफ द राइट ऑफ गर्ल चाइल्ड बिलो 18 ईयर्स। तो ये जो हमारा एक्सेप्शन है इसको चैलेंज किया गया था इंडिपेंडेंट थॉट। तो एक चाइल्ड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट थॉट, उसने इसको चैलेंज किया था इस एक्सेप्शन को कि गर्ल्स का जो 18 ईयर से कम की गर्ल्स है उनके राइट को वायलेट करती है। तो इसको बढ़ाकर इस केस के अंदर इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के अंदर 15 साल को बढ़ाकर जो सेक्शन के अंदर 15 साल की उम्र दी गई है वो 18 साल कर दी थी। ठीक है, तो ये केस आपको ध्यान रखना है। इसमें देख लो इंडिपेंडेंट थॉट वाला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये बहुत है। और यहाँ मैंने हमारे जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के पोर्शन किया था हमने आईपीसी के अंदर, वहां पर ये पॉइंट मैंने डिटेल में कवर किया है। ठीक है, तो आप जाकर वो जरूर लेक्चर देखिए हमारा। अगर आईपीसी में किसी ने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस का जो लेक्चर है वो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो लेक्चर जरूर देखना। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसकी आईडी है 3250। तो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर रिलेटेड टू पर्सनल बायस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो पार्ट है। तो इसमें पूछा कि पर्सनल बायस से रिलेटेड कौन कौन से केसेस है। तो पर्सनल बायस से रिलेटेड एक तो हमारा A.K. कृपाक का केस है। आई थिंक एक ही केस लिखवा है ना मैंने इसमें आपको, A.K. कृपाक वाला। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दे रखा है A.K. कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये तो है ही है। तो जहां ए ऑप्शन नहीं है पहले तो वो काट दो, ABCD ACE BCD BD, तो ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारा कट गया। उसके बाद जैकोब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, आई डोंट थिंक सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में मैंने ये केस आपको कहीं पे भी करवाया है। तो बी ऑप्शन जहां है ये काट दो। तो हमारा ACE बच गया। क्या क्या है ACE? सी है मोहम्मद यूनुस खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अच्छा, ये भी पर्सनल बायस रिलेटेड है, ये मैंने नोट्स में नहीं बताया आपको। गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस स्टेट ऑफ AP आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड है लेकिन पर्सनल बायस में नहीं आता है। ये हमारा जो रूल अगेंस्ट बायस है, जो हमारा वो है ना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, एक नेमो जुडेक्स इन कोजस हुआ दैट नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस, उसका केस है ये गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस स्टेट ऑफ AP का केस है। ठीक है, लिख सकते हो आप, दिस केस इज रिलेटेड टू, अपने नोट्स में ऐड कर लेना ये नेमो जुडेक्स इन कोजस हुआ। ठीक है, ई ऑप्शन है हमारा मानक लाल वर्सेस प्रेमचंद सिंघवी। ये को मानक लाल वाला केस मैंने आपको पिक्यूनरी बायस में नहीं करवाया है, पिक्यूनरी बायस का केस होना चाहिए तो,
क्योंकि मुझे याद आई है जो मानक लाल वाला केस है, कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर ये पिक्यूनरी बायस से रिलेटेड बताया गया है। कोई आई थिंक मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, वहां पे कुछ तो ऐसा है जो मानक लाल से रिलेटेड बताया था कि पिक्यूनरी बायस से रिलेटेड है। लेट चेक ऑन द गूगल। मानक लाल वर्सेस प्रेमचंद सिंघवी। प्रेमचंद, भाई ये तो कह रहा है कि ये पर्सनल बायस से रिलेटेड है, तो आप अपने नोट्स में ये ठीक कर लेना कि पिक्यूनरी बायस से रिलेटेड नहीं है केस, ये किससे रिलेटेड है, हमारा पर्सनल बायस से। तो पर्सनल बायस से हमारे यहाँ 3 केस निकल कर आए हैं। एक तो है AK कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, और ये केस हमारा कब का था, 1970 का था। मोहम्मद यूनुस खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, और मानक लाल वर्सेस प्रेमचंद सिंघवी का केस है, ये आई थिंक 1957 का केस है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि ये केसेस हमारे पर्सनल बायस से रिलेटेड है। ठीक है, आई होप आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया हो। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 3197। क्वेश्चन है, इफ अ मुस्लिम हस्बैंड, मुस्लिम लॉ से क्वेश्चन है हमारा, फैमिली लॉ से कह रहा है कि अगर मुस्लिम हस्बैंड स्वेयर्स दैट ही विल नॉट हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वाइफ फॉर 4 months और मोर, इट अमाउंट्स टू अ फॉर्म ऑफ डिवोर्स नोन एज इला है ये। तो जो फॉर्म ऑफ, मैंने तलाक का जो टॉपिक करवाया है मुस्लिम लॉ में, तो वहां मैंने आपको बताया था कि अगर हस्बैंड, मुस्लिम हस्बैंड ये कसम खा ले कि मतलब अपनी वाइफ को अपनी माँ या बहन से कंपेयर कर दे, ठीक है, माँ या बहन से नहीं, मतलब अगर जो मुस्लिम हस्बैंड है वो कसम खा ले कि वो सेक्सुअल अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा 4 महीने तक, तो उसको ऐसा जो डिवोर्स है वो इला कहलाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसका क्या होगा, इला होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि है 3267 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज पर द, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल एक्ट से आया हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या दे रखा है। पहली स्टेटमेंट कहती है सेक्शन 140 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ये डील करता है विद द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी। ये तो बिल्कुल ठीक है, मैंने बताया था सेक्शन 140 है वो बात करता है नो फॉल्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल की। उसके बाद अब दूसरा पॉइंट बता रखा है कि यूनाइटेड नेशन इंश्योरेंस लिमिटेड वर्सेस करमचंद 2011 का केस है, ये डील करता है विद थर्ड पार्टी। ये नहीं पता भाई, इस पे हम पॉइंट लगाते हैं एक बारी। थर्ड हमारा है जो डॉक्ट्रिन ऑफ पे एंड रिकवर है, ये कवर की गई अंडर सेक्शन 149 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। ये हमने क्वेश्चन पॉइंट किया है, हमने सेक्शन 149 को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। सी जो पॉइंट है, तो ए और सी हमारा ठीक है। उसके बाद आता है एज पर सेक्शन 173 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, जिसमें अपील टू द हाई कोर्ट की बात की गई है फ्रॉम द अवार्ड ऑफ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल, ये टू बी प्रेफर्ड विद इन 60 days, नहीं ये 90 days का पीरियड है। तो हमारा ये डी ऑप्शन गलत है। सेक्शन बिल्कुल ठीक है, 173 में दिया गया है कि मोटर क्लेम एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल का जो अवार्ड है उसके अगेंस्ट अपील हो सकती है हाई कोर्ट में, लेकिन टाइम पीरियड इसका 60 नहीं 90 दिन का है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जहां जाए वो काट दो। ACD इसमें है, ABC इट कुड बी अ पॉसिबल आंसर, BCD ये कट गया, ABD ये कट गया, तो ABC हमारा पहला ऑप्शन ठीक हो गया, सॉरी दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। जहां जो बी पॉइंट है वो भी ठीक है कि जो यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस लिमिटेड वर्सेस करमचंद का केस है 2011 की, ये थर्ड पार्टी से डील करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको एक पॉइंट नहीं पता है और एक पॉइंट आपका गलत निकल आता है तो एलिमिनेशन मेथड लगाकर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये तरीका आपको पसंद आ रहा है, जहां पर अगर हमारे नोट्स में कोई चीज कवर नहीं है तो हम साथ में उसके नोट्स भी बनवा रहे हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आईडी है हमारी 3278। एक तरफ कंसेप्ट दे रखे हैं, दूसरी तरफ सेक्शंस दे रखे हैं, उनको मैच करना है आपको।
सो अनपेड सेलर के बारे में बात करता हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 45, जो मैंने बताया है, डिस्कस भी किया हमने ये सेक्शन। तो ए का सेकंड होना चाहिए, जहां ए का सेकंड नहीं है वो काट दो। सेकंड कट गया, थर्ड कट गया, फोर्थ कट गया, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। निकल के आ गया ना। एक भी पता है ना, कई क्वेश्चन तो यहां से भी सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कैविएट एम्प्टर इट्स एक्सेप्शन, ये हमारा सेक्शन 16 में दिया गया है। उसके बाद माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप एक्ट के भी सेक्शन ऐड कर दिए, तो सेक्शन 30 इसके बारे में बात करता है। तो ये तो सामने ही वाला सेक्शन हो गया। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, इसके बारे में ये ऑप्शन बचता है, तो सेक्शन 69 बात करता है। आई थिंक सेक्शन 69 मैंने लिखवाया नहीं है नोट्स में, तो आप ऐड कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में सेक्शन 69 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 बात करता है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो गया। ठीक है, कितना इजी है, डायरेक्ट। अब तक जितने भी क्वेश्चन आए ना उसमें से आई थिंक एक दो नहीं बना है, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट है हमारे नोट से। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन हमारे नोट से डायरेक्ट आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट्स और अच्छे से सीरियस लेकर पढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3206। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सेविगनी। सेविगनी से रिलेटेड, हमारा सेविगनी बिलोंग करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल से। ये भी देखते ही याद आ जाना चाहिए कौन से स्कूल से बिलोंग करता है। तो कह रहा है कि सेविगनी के बारे में 4 स्टेटमेंट दे रखी है, पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है इनमें से। अच्छा ठीक है, सेविगनी वॉज अगेंस्ट नेचुरल लॉ, ये तो ठीक है क्योंकि सेविगनी क्या, जो भी बाकी भी थे वो भी नेचुरल लॉ के अगेंस्ट थे हिस्टोरिकल स्कूल के। दूसरा, वोल्केस जॉइस जो थ्योरी थी सेविगनी की, सही बात है, इसने इम्पॉसिबल बना दिया था क्या, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लॉ, ये भी ठीक है क्योंकि इसने बोला था कि जो वोल्केस जॉइस थ्योरी है इसकी वजह से जो अलग अलग देशों में लॉ की कंपैरेटिव स्टडी होती है वो बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी ठीक है हमारा। तीसरा है, सेविगनी डिड नॉट रिकॉग्नाइज लेजिस्लेशन एज अ पोटेंट सोर्स ऑफ लॉ, ये भी बात ठीक है। जो सेविगनी है हिस्टोरिकल स्कूल वाले जो जूरिस्ट है वो लेजिस्लेशन को एज अ पोटेंट सोर्स ऑफ लॉ नहीं मानते थे, वो कस्टम को मानते थे, आपको याद हो तो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा, सेविगनी वॉज इन फेवर ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, नहीं ये पॉइंट हमारा गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक होगा, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ के फेवर में बेंथम थे, ना कि सेविगनी, ये पॉइंट हमारा गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका होगा हमारा। ठीक है, तो आप यहां से हमारा ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। सेविगनी ने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए, क्या क्या बात की है, हमने हिस्टोरिकल स्कूल में काफी चीजें डिस्कस की है सेविगनी के बारे में। तो अगर अभी तक किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा हिस्टोरिकल स्कूल से रिलेटेड हमारा जूरिस्प्रूडेंस का, तो प्लीज जाकर पहले वो लेक्चर जरूर देखना। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुट्टा मैरिज से रिलेटेड, और इस क्वेश्चन की आईडी है 3256। मुट्टा मैरिज को भी हमने मुस्लिम लॉ में, हमारा फैमिली लॉ का जो पार्ट है उसमें बहुत डिटेल से डिस्कस किया मुट्टा मैरिज को। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया मुट्टा मैरिज से रिलेटेड, वो देखते हैं क्या क्या ठीक है। तो मुट्टा मैरिज कह रहा है कि एक टेम्परेरी मैरिज होती है, ये भी ठीक है। रिकॉग्नाइज होती है अंडर शिया लॉ, ये ठीक है। सुन्नी लॉ में रिकॉग्नाइज नहीं होती है। मैरिज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, हाँ ठीक है कि जो मुट्टा मैरिज है फिक्स्ड पीरियड के लिए होती है, चाहे एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए, ये भी बात ठीक है। वन इन विच डावर नीड नॉट बी स्पेसिफाइड, ये बात गलत है क्योंकि इसमें क्या है, डावर मुस्लिम मैरिज होती है जो चाहे किसी भी तरह की मैरिज हो उसमें डावर तो देनी ही पड़ती है, तो ये पॉइंट गलत है हमारा। तो ए बी और डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ए बी डी, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है हमारे नोट से, जहां हमने मुट्टा मैरिज को मुस्लिम लॉ में, जो हमारा फैमिली लॉ का पार्ट है, वहां डिटेल में डिस्कस किया है। तो अभी भी अगर किसी ने मुट्टा मैरिज वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लो, क्योंकि मुट्टा मैरिज से हर बार क्वेश्चन आता है। और अभी हमारा दिसंबर वाला जो अटेम्प्ट होगा वहां भी मुट्टा मैरिज से क्वेश्चन आएगा। तो प्लीज जाकर देख लो कि कौन सा डिवोर्स इस पे अप्लाई होता है, कौन सा नहीं होता है, जो बच्चे हैं उनको इनहेरिटेंस का राइट होता है या नहीं, उसके बाद एलिमनी वगैरह जो चीजें हैं वो होती है या नहीं। तो सारी चीजें आप जाकर देखो, मुट्टा मैरिज में हमने डिस्कस की है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, जिसकी आईडी है 3249। तो यहाँ बात की गई है
कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन बायर एंड सेलर इज एक्सप्लेन इन चैप्टर 3 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से क्वेश्चन है हमारा, अगेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट से क्वेश्चन है हमारा। तो कह रहा है कि ये हमने कुछ प्रोविजंस दिए हैं जिनको आपको बताना है कि एक्ट के अंदर कौन कौन से सेक्शंस में आते हैं, उनको सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस व्हेन दे आर असर्टेन। हमने ये डिस्कस किया है, ये सेक्शन 18 के अंदर दिया गया है। हमने ये सेक्शन को डिटेल में डिस्कस किया है, काफी बार क्वेश्चन आता है सेक्शन 18 से ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी इन गुड्स व्हेन द बायर एंड सेलर इंटेंड इट टू पास। तो इंटेंड कि जब जो प्रॉपर्टी इन गुड्स तब पास होगी जब बायर और सेलर का इंटेंशन होगा उसको पास करने के लिए। तो ये सेक्शन 19 में है, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद बात करते हैं इन केस ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस जब कॉन्ट्रैक्ट होगा उनके बीच में। तो ये हमने डिस्कस किया है, सेक्शन 20 के अंदर ये दिए हैं। तो ये तीनों सेक्शन तो हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट आता है रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद प्रॉपर्टी। हाँ, ये हमने सेक्शन नहीं डिस्कस किया और ना ही पता है ये कौन से सेक्शन में आता है। तो पहले तो देखो ए बी सी तो लाइन में होना ही चाहिए। देखो ए बी सी कहाँ लाइन में है, पहले ऑप्शन में है। ए सी बी दे रखा है, सी पहले नहीं आएगा तो ये गलत है। डी बी सी दे रखा है, बी सी ए ये यहाँ पे गलत दे रखा है। BAC ये भी गलत दे रखा है। तो पहला ऑप्शन हमारा पॉसिबल आंसर है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद प्रॉपर्टी ये कौन से सेक्शन में है। एक सेकेंड, रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद प्रॉपर्टी सेक्शन 26 इसके बारे में बात करता है भाई। सेक्शन 26 है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जो इसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन क्वेश्चन 68 था जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से आया था, जहां हमें 3 ऑप्शन पता थे कौन से सेक्शन में दिए गए हैं। उससे भी हमारा लगभग क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी आईडी है 3271, ये क्वेश्चन है हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, जिसमें एक तरफ लिस्ट 1 में दिए गए हैं जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है हमारा ये, और दूसरी तरफ दी गई है उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज दी है। ठीक है, तो देखते हैं। रोस्को पाउंड, ओलिवर ओम्स दे रखा है, हायरिंग दे रखा है, जियोर्म फ्रैंक दे रखा है। पहला दे रखा लाइफ ऑफ द लॉ हैज नॉट बीन लॉजिक इट हैज बीन एक्सपीरियंस, ये तो होम्स ने दी है, मैंने हमारे नोट्स में इंक्लूड की है ये जो थ्योरी है। तो बी का फर्स्ट होना चाहिए। लॉ इज अनसर्टेन एंड सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज अ लीगल मिथ, ये जियोर्म फ्रैंक की लाइन है। ये भी मैंने आपको बताई है कि किसने बोली है ये। तो डी का क्या होना चाहिए हमारा, सेकंड होना चाहिए। एंड ऑफ लॉ शुड बी टू सेटिस्फाई अ मैक्सिमम ऑफ वांट्स विद मिनिमम फ्रिक्शन, ये किसने दिया है हमारा, रोस्को पाउंड ने दी है। ये हमने हमारे नोट्स के अंदर ये चीज इंक्लूड की हुई है। लॉ इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एंड इन द आइडिया ऑफ पर्पज, ये हमारे नोट्स में नहीं है। तो क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास, रोस्को पाउंड का थर्ड हो गया। हायरिंग ने दी है भाई ये थ्योरी, लॉ इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एंड इन द आइडिया ऑफ पर्पज। तो देखो ए का होना चाहिए थर्ड, ए का थर्ड जहां है वो बच जाएगा। सेकंड ऑप्शन कट गया, फोर्थ ऑप्शन कट गया, ए का थर्ड है। बी का फर्स्ट होना चाहिए, थर्ड में बी का सेकंड दे रखा है, ये कट गया। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कितनी सारी स्टेटमेंट्स हैं जो डायरेक्ट हमारे नोट से आई हुई है। इनफैक्ट 4 में से 3 स्टेटमेंट हमारे नोट्स में से आई हुई है। तो अभी तक सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन है जो हमारे नोट्स में से नहीं आए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स में से डायरेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो प्लीज हमारे नोट्स को और सीरियसली पढ़ना, लेक्चर्स को 2 से 3 बार देखो जो भी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 3283। क्वेश्चन है हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग का, एक तरफ प्री रिक्विजाइट्स दे रखे प्रोटेक्शन के, दूसरा काइंड ऑफ आईपीआर दे रखा है। डिस्टिंक्टिवनेस किसके अंदर होना चाहिए ये पूछ रखा है। तो ट्रेडमार्क में डिस्टिंक्टिवनेस होगा, मैंने बताया था जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डिस्टिंक्टिवनेस होना चाहिए। तो ए का थर्ड होगा। ओरिजिनलिटी किसमें होनी चाहिए, कॉपीराइट में होनी चाहिए।
इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पेटेंट का होना चाहिए। क्वालिटी एंड रेप्यूटेशन ऑफ गुड्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के तो डायरेक्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ए का थर्ड होना चाहिए हमारे पास, पहला कट गया, फोर्थ कट गया। उसके बाद बी का फर्स्ट होना चाहिए, तो सेकंड भी कट गया। थर्ड ऑप्शन इसका हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो रही हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे नोट से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को ये चीजें समझ में आ रही है, और हम मिलेंगे कल के लेक्चर में जहां हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर से आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उसमें से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन हैं जो हमारे नोट्स में से इंक्लूडेड नहीं थे, और उनके भी नोट्स मैंने आपको साथ में बनवा दिए हैं। ठीक है, तो अगर अब वो क्वेश्चन आता है तो वो हमारे नोट से ही इंक्लूडेड होगा, क्योंकि हमने लेक्चर में नोट्स बनवाए हैं। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस है वो कितने डायरेक्ट आ रहे हैं, तो कितना इजी पेपर आ रहा है, बस थोड़ा ट्रिकी होता है, जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर चीजों को आपने ध्यान से पढ़ा है तो ट्रिकी व्रिकी कोई काम नहीं आएगा, कितनी भी ट्रिकी क्वेश्चन बना ले, हमारे नोट्स उनके आगे खड़े हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सकता है आगे शेयर करें, लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज अपने जो नोट्स हैं उनको डिटेल में पढ़ना शुरू कर दो। 4-5 दिन बचे हैं, अभी भी 5 दिन में आप 10 के 10 सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। अच्छे से रिवाइज करो और अपने जो PYQs है वो लगाओ। लेक्चर्स पे अगर टाइम मिलता है तो जरूर 1-2 बार लगा कर देखो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम अपने आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे।